अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का सफ़र। इस सफ़र के आगाज़ में सबसे पहले तो हमें HTML सीखनी होगी, जो कि हम आज की इस वीडियो में HTML कंप्लीट सीखेंगे। लेकिन हमारी इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे जो कि एक वेबसाइट के अंदर यूज़ होती हैं। फ़जूल चीज़ें और फ़जूल टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं जी, HTML आपने स्टार्ट कैसे करनी है। तो सबसे पहले जी आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है VS कोड डाउनलोड, और इस वेबसाइट पे जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये है विंडोज़ के लिए, और अगर किसी और चीज़ के लिए करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गया, तो इसको डाउनलोड होने दें। मेरा हो चुका है तो इसलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे तो देना है, और इसी तरह आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपने ये चीज़ जो है ना, आपने ये ऐड पाथ ये लाजमी इसको मार्क चेक कर लेना, और आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो मेरा तो इंस्टॉल हो चुका है पहले से, तो मैं इसको नहीं कर रहा। बाकी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आगे सिंपल स्टेप्स हैं। तो वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML है क्या। अब HTML समझने के लिए कहाँ पे गया ये रहा। अच्छा जी, HTML है क्या। HTML वो चीज़ है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी ही वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। ये इसका जो कंटेंट है, जैसा कि ये अबाउट, पोर्टफोलियो, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये जो इमेजेस नज़र आ रही हैं, और ये जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हिस्सा है HTML का। बेसिकली HTML किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि इंसान का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा कहते हैं, इसी तरह हर वेबसाइट का जो ढांचा होता है उसको हम HTML कहते हैं। अब HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो HTML के अंदर आता है एक HTML का टैग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। ऐसे टैग स्टार्ट होता है और इस तरह इसकी क्लोजिंग होती है। अब इस HTML के टैग के अंदर हमारा आता है सारा वेबसाइट का कोड। अब वो कोड कैसा होता है, क्या चीज़ समझने वाली है, क्या चीज़ समझने वाली नहीं है, वो सारा कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है VS कोड, तो सबसे पहले तो यह हमने एक HTML का फोल्डर बना लिया है। इसको हम ओपन करेंगे, ओपन विद VS कोड। ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एक HTML की फ़ाइल। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, इसको अलाउ कर दीजिए अगर आता है तो। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आपने फ़ाइल बनानी है, उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, index.html। अब ये .html लगाना ज़रूरी है, क्योंकि HTML की आप कोई भी जो फाइल बनाएंगे ना, उसके साथ ये .html लगाना ज़रूरी है। ये बेसिकली फ़ाइल की एक्सटेंशन है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि ये जो फ़ाइल हम बना रहे हैं ये HTML की फ़ाइल है, और इसमें हम जो कोड लिखेंगे वो सारा कोड HTML का ही होगा। ठीक है जी, ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हाँ, आपने क्या करना है, अगर आपने VS कोड इंस्टॉल किया है तो आपने एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो लगा के तो सिंपली एंटर कर देना है। तो ये आपका ना एक बॉर्डर प्लेट जो है वो पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब ये जो बेसिक HTML का कोड है वो तो इसने लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसने HTML के कोड के अंदर, मैं ज़रा इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लूँ। HTML का ये टैग है, तो इसके अंदर इसने एक हेड का टैग यूज़ किया है, और दूसरा टैग इसका बॉडी का टैग है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा से वेबसाइट के ऊपर, ये जो वेबसाइट का लिंक आपको मैं अभी देने वाला हूँ, ये इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने ये वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर HTML का ये सेक्शन ओपन करना है। अब इसके अंदर देखें जी, इसकी जो मेन बातें HTML के रिलेटेड, बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट सी मैंने एक जो है ना शॉर्ट सा कंटेंट बना के यहाँ पर लगा दिया कि जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं इस फील्ड के अंदर, जो नए आ रही हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर या वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत ही बेसिक सा एक नोट छोटा सा बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है जी, इंट्रोडक्शन के लिए HTML जो है
एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जो कि आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। अब इसके अंदर जो HTML के अंदर मेन चीज़ें हैं वो है HTML का एक अपना टैग, एक इसका हेड का टैग और एक इसका बॉडी का टैग। ये जो 3 टैग हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है किसी भी वेबसाइट के लिए। इन 3 टैग्स के बगैर कोई भी वेबसाइट बन ही नहीं सकती, यानी हर किस्म की वेबसाइट के अंदर ये 3 टैग का होना लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जी हेड टैग क्या है। अब हेड टैग जो है ना वो इनविजिबल होता है यूज़र के लिए, यूज़र इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकता। अब हेड टैग के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन लगाते हैं, वो होता है एक तो आपकी, आप अपनी स्टाइल शीट को लिंक करते हैं, CSS की फाइल जो होती है उसको आप लिंक करते हैं, अपनी जो स्क्रिप्ट का जो लिंक होता है, हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह आप ये लिंक्स जो है वो लगाते हैं हेड के टैग के अंदर। जब हम बूटस्ट्रैप के ऊपर कोर्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे बताएंगे। और ये जो टाइटल है ना, ये तो खैर ये वाला टाइटल होता है, ये जो आपको यहाँ पे टैब के ऊपर नज़र आ रहा होता है इसको टाइटल कहते हैं, ये तो यूज़र को शो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसा कि ये स्टाइल शीट हो गई और स्क्रिप्ट्स हो गए और भी काफ़ी चीज़ें हम हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं, वो हम इंशाल्लाह जैसे जैसे एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे बात समझाने का मतलब ये है कि ये जो बॉडी टैग है ना, इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी ही वेबसाइट पे देख लें, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सारी ये चीज़ें यहाँ इस कोने से लेके ये बिल्कुल लास्ट तक जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारी आती हैं बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग, इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी पढ़ ले तो आपको मज़ीद समझ आ सकती है। The body tag contains the visible content of the HTML document such as text, images, links and more। यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, लिंक होंगे, वो सारा आपका बॉडी के टैग के अंदर होगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब आते हैं जी इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो कैसा है। अब HTML का जो आपने देखा होगा कि ये HTML का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से हेड का टैग शुरू हो रहा है ऐसे और यहाँ पे हेड का टैग ऐसे क्लोज हो रहा है। अब एक चीज़ विजिबल है कि आपने कोई भी टैग लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पैराग्राफ का टैग, वो है पी आप लिख के एंटर करेंगे, ये पैराग्राफ का टैग लग गया। लेकिन अगर आप VS कोड के अलावा किसी और कोडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, किसी और एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपको इसी तरह लेस देन का साइन और फिर आप जो टैग लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ हो गया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कोई भी पैराग्राफ, तो H1 का लगा के देखते हैं, फिर आप इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो चीज़ है ना, ये वाला इतना ये हो गया स्टार्टिंग। ये हम टैग को स्टार्ट कर रहे हैं और टैग को एंड करने के लिए भी आपने इसी तरह का लिखना होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर ना आपने ये लेस देन के साइन के बाद एक स्लैश लगानी होती है, तो ये आपका जो है ना टैग क्लोज हो गया, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बाकी H1 एंटर करेंगे तो ये आपका अपने आप सारा टैग लग जाएगा। अब आपने इसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो लिखना है। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, आप फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जी वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय हसी टैग। ये एक छोटी सी मैंने एक डमी सी हेडिंग दी है, तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इस फाइल को रन करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। वैसे सबसे ईजी तो ये है कि आप इस फोल्डर में जाएं और HTML की जो फाइल आपने क्रिएट की है उसको डबल क्लिक करके अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं और मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइव सर्वर एक्सटेंशन, लाइव सर्वर। तो ये आप लिखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा। तो उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है जो आपके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली थी। उसके अलावा आप ऑटो रीनेम ये वाली यूज़ कर सकते हैं, ऑटो क्लोज टैग ये वाली यूज़ कर सकते हैं और कलर हाईलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो कलर हैं CSS के वो विजिबल हो जाएंगे ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आप ये थीम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए OneDark Pro जो कि मेरी फेवरेट थीम है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में ये प्रीटियर कोड जो कि आपकी कोड की इंडेंटेशन, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ी
ख़राब कर देता हूँ इसकी सेटिंग। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करूँगा तो ये अपने आप सीधी हो जाएगी। ये इस एक्सटेंशन की वजह से अपने आप जो है वो अलाइन हो चुकी है। तो ठीक है, अपने आते हैं सीधे काम की तरफ। तो इसको आप राइट क्लिक करके तो ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, जो कि आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो ये जो वेबसाइट का HTML का आपने अभी स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये एक वेबसाइट के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं H1 जो हमने हेडिंग लगाई थी वो यहाँ पे विजिबल हो चुकी है। और यहाँ का डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ HTML कोर्स। HTML कोड जैसे लिखा ये अपने आप अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने लाइव सर्वर जो किया है उसका फ़ायदा ही ये है कि ये यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाए। उसके अलावा एक और आपको सेटिंग बतानी थी कि आपने यहाँ पे आना है और सेटिंग में जाके, ये बड़े कमाल की सेटिंग है, ये आपने लास्ट में कर लेनी है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑफ होता है, आपने इसको आफ्टर डिले कर देना है ताकि आपका जो कोड है वो खुद ब खुद सेव होता जाए, आपको बार बार Ctrl+S ना प्रेस करना पड़े, क्योंकि कोड यहाँ पे लिख के सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो तंग करता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इससे ये आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, आपको Ctrl+S दबाने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल कोई आपने मिस्टेक कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरे से गलती से हो गया, वो ये सेव भी हो गया, तो मैं चाहता हूँ जो मैंने अभी गलती की है वो दोबारा से पहले जैसा हो जाए, तो आपने Ctrl+Z करना है तो दोबारा वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है VS कोड की तरफ से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने ये चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2, टेक्स्ट कंटेंट टैग्स। अच्छा जी, टेक्स्ट कंटेंट टैग्स के अंदर सबसे पहले तो हमने H1 हेडिंग 1 यानी कि लगा के देख लिया। अब हेडिंग 1 जो है ना, हेडिंग 1 मैंने क्यों कहा, इसको H1 क्यों कहते हैं ये ज़रा आपको बता दूँ। इसको पहले, अच्छा जी, H1 जो है, अब मैं इसको एक कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ H2। ठीक है जी, H2 कर दिया। आप देखेंगे ज़रा ये साइज़ थोड़ा छोटा हो चुका है। ये बेसिकली हेडिंग का साइज़ है। H1 सबसे बड़ा साइज़ है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, इसी तरह H4, H5 और H6। ये 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ साइज़ हैं। बाकी मैं आपको सारी टेस्ट करवा देता हूँ। H3, H4, H5 एंड H6, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ साइज़ की हेडिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसके अलावा टेक्स्ट कंटेंट के अंदर क्या चीज़ आ रही है, हेडिंग के बाद आ रहे हैं पैराग्राफ्स और फिर अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और लिस्टिंग आइटम्स। ठीक है जी, अब हम देखते हैं पैराग्राफ और लिस्टिंग आइटम्स को। तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे जी पैराग्राफ मतलब पी लगा के आपने एंटर करना है और ये पैराग्राफ का टैग जो है ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो चुका है। अब इसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई डमी टेक्स्ट, या फिर दोबारा वही लाइन लिख देते हैं, वेबसाइट पैराग्राफ। ठीक है, इतनी लाइन लिखी है आपने और वेबसाइट के अंदर आके देखें वेबसाइट पैराग्राफ ये आपको शो हो रहा है। तो इनका जो काम है ये तो ख़त्म हो गया, ये आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पैराग्राफ सही से नज़र आए। ये देखें, पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ होता है ऑलमोस्ट 12 पिक्सल का, लेकिन ये चीज़ें आपको आने वाली हम वीडियोस के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर समझाएंगे। CSS की जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको सारा कुछ जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो CSS के मेथड्स हैं, वेज़ हैं, कैसे हम उसको लिंक करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। तो पैराग्राफ की आपने बात की, तो उसके बाद आता है जी अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और लिस्टिंग आइटम। अब ये क्या चीज़ है ये आपको दिखाता हूँ मैं। पैराग्राफ तो बस ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, बाकी UL अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर जो है ना UL के अंदर आएगी लिस्टिंग आइटम। अब आपने जितनी भी UL के अंदर जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ करनी है उसको आप लिस्टिंग आइटम के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का एक आपस में कनेक्शन होता है। UL जो है वो पेरेंट टैग है और लिस्टिंग आइटम जो है ना इसका चाइल्ड टैग है। अब इसके अंदर लिखता हूँ मैं जी HTML और साथ में लिख देता हूँ मैं CSS
और साथ में लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप और एक और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का टैग। ठीक है जी। आप ये देखें, ये इस तरह से साथ आपने देखा होगा ये साथ जो है ना एक पॉइंट सा बन गया है, यानी कि ये एक लिस्टिंग आइटम की तरह काम कर रहा है। आइटम जो है ना एक इसने फॉर्मेट के अंदर लिस्ट कर दी। अब इसके साथ जो आपने दूसरा देखा था ऑर्डर लिस्ट, अब ऑर्डर का क्या मतलब है, अब इसी को मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। अब यू की जगह ना ओ कर दें, ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब आप देखें क्या फ़र्क है, पहले तो ये था, अब ऑर्डर लिस्ट के साथ ये इस तरह का हो गया, यानी कि 1 2 3 4 इसी तरह ये काउंटिंग्स के अंदर आ गया। तो बेसिकली ये फ़र्क होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, बस ये इतना था इसका। और LI वो होता है जिसके अंदर आपने ये डाटा पास करना होता है, जैसा कि हमने HTML CSS ये हमने LI के अंदर दिया और ये तमाम LI को हमने अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के अंदर देना होता है। अच्छा जी, तो आगे बात करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये जो चीज़ है ना फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इसके जो हैं टैग्स B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, ये बेसिकली टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं जो कि आप CSS में भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आल्सो डन थ्रू CSS। ठीक है, तो बोल्ड करना हो या इसको टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करना हो या अंडरलाइन करना हो तो ये आप CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन आप HTML में कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस HTML को बोल्ड करना चाहता हूँ। पहले तो एक चीज़ को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, अगर आपने ये किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बोल्ड का यानी कि B का टैग लगा के HTML को आपने B के टैग के अंदर ले आना है। उसके बाद क्या होगा आप देख सकते हैं HTML का टैग ज़रा बोल्ड हो चुका है। अब उसके अलावा था हमारे पास इटैलिक का और अंडरलाइन का, वो भी देख लेते हैं। अब हम CSS को इटैलिक करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे I का टैग लगाएंगे और I के टैग को यहाँ से पकड़ के तो CSS के बाद क्लोज कर देंगे। अब CSS हमारा इटैलिक के अंदर आ गया, तो आप इसका स्टाइल दे सकते हैं CSS थोड़ा इटैलिक स्टाइल में हो गया। अब हम बूटस्ट्रैप को अंडरलाइन का स्टाइल करके देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम अंडरलाइन U का टैग लगाएंगे और U के टैग को बूटस्ट्रैप के बाद जाकर यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इसका P भी अंदर आ गया। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं इसका बूटस्ट्रैप अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टाइलिंग है। कुछ HTML में तो बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होता है वो CSS के थ्रू होता है। उसके बाद जो है चीज़ है ना, ये अब आती है एंकर टैग। एंकर टैग को देख आपने सिर्फ A लिखना है और एंटर कर देना है, ये आप होता है आपका एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गो टू वेबसाइट। ठीक है, गो टू वेबसाइट का आ गया लिंक, क्लिक करने के कुछ नहीं हो रहा। अब बेसिकली ये यूज़ किस लिए होता है, ये यूज़ होता है जब आपने बेसिकली किसी चीज़ को रेफ़र करना होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लिंक मैंने कॉपी किया, इसको मैं कोड के अंदर यहाँ पे href की जगह रेफरेंस की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएगी जिसका मैंने लिंक इस यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे जो लिंक होगा ये बेसिकली वहाँ पे वेबसाइट हमें ले जाएगा। तो इसी तरह से ये हाइपरलिंक जो है वो काम करते हैं। फॉर्म का टैग और टेबल का टैग, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर आप देखते होंगे फॉर्म तो लाजमी होता है। टेबल तो नहीं हर वेबसाइट के अंदर होता है, लेकिन टेबल का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म कहाँ पे होता है और कैसे होता है। फॉर्म का ये जो टैग है ना, इसके अंदर आप जितने भी इनपुट्स होते हैं, इनपुट फील्ड्स जो होती हैं, जैसा कि आपने किसी यूज़र से उसका नाम पूछना है, उसका ईमेल पूछना है, नंबर पूछना है, कोई भी किस्म का कोई सवाल आपने पूछना है, जैसा कि आप फॉर्म्स के अंदर देख सकते हैं। मैं आपको अगर अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाऊँ तो चलिए वेबसाइट के अंदर आ गए। हाँ ये देखें लॉगिन और साइन अप फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब साइन अप करेंगे, ये जो फील्ड है ना इनको हम कहते हैं इनपुट फील्ड्स।
वो ये जिस टैग के अंदर ये इनपुट फील्ड्स लगी हुई हैं उस टैग को हम फॉर्म कहते हैं, फॉर्म का टैग। अब इनको फॉर्म के टैग के अंदर लगाना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे लगाते हैं। चले आए कोड के अंदर, तो फॉर्म का टैग आपको लगा के दिखाते हैं। अच्छा जी, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना फॉर्म और एंटर। एक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, वो बैकएंड का काम है, तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। फॉर्म के अंदर ये आप लगाते हैं अपना इनपुट। इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। तो ज़रा देखें ब्राउज़र के अंदर ये कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें बिल्कुल सादी सी चीज़, कोई इसकी स्टाइलिंग नहीं है, कोई इसका प्लेस होल्डर नहीं है, कोई इसका जो लेबल है वो भी नहीं है। अब वो चीज़ें कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हम ये देखें ज़रा, लेबल फॉर हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। अब ये नेम क्या, हमने नेम क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया कि हमने यहाँ पे इसका जो नेम है ना वो हमने नेम यूज़ करना। नेम बेसिकली इसका एक वाकई नेम है, जैसे हमारा नाम होता है, हम इंसानों का नाम होता है, इसी तरह हम इन इनपुट्स को भी एक नेम देते हैं ताकि उसकी जो है पहचान वो हो सके। तो ये लेबल जो है ना वो इस नेम के लिए, यानी कि इस इनपुट के लिए लेबल शो होगा। अब ये इस लेबल के अंदर क्या हम लिखेंगे, जो हम यूज़र से डिमांड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, ठीक है। तो ये इसके साथ लेबल शो हो जाएगा, एंटर योर नेम, ठीक है जी। तो अभी आपने देखा होगा, जैसे कि दोबारा से वेबसाइट ओपन करूँ अपनी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट जो है आपको शो हो रहा है। यहाँ पे एंटर नेम, यहाँ पे लेबल में तो आपको ना टेक्स्ट जो है पहले शो हो रहा है, लेकिन अक्सर वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि आपको टेक्स्ट जो है ना प्लेस होल्डर इनपुट के अंदर शो हो रहा होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, उसके लिए आपने करना क्या होता है जी, यहाँ पे लिखना होता है प्लेस होल्डर। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर नेम। अब आप देखें ज़रा, एंटर नेम आ चुका है, ठीक है। तो लेबल आप अगर लगाना चाहते हैं लगा लें, बाकी आगे जो इनपुट्स है ना वो आपको मैं इसी तरह लगा के दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो एंटर यहाँ पे ईमेल कर देते हैं और एक एंटर नंबर कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी जो टाइप है ना वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। ईमेल के लिए यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे और नंबर के लिए हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं एंटर नेम यहाँ पे, एंटर ईमेल यहाँ पे आ रहा है और एंटर नंबर यहाँ पे आ रहा है। और ये नंबर की फील्ड है इसलिए यहाँ पे डिजिट वाला ऑप्शन आ रहा है एनी हाउ। तो इस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आपने देखा ये चीज़ें एक लाइन के अंदर आ रही हैं। आप इनको जो है स्टाइलिंग जो भी इसको आपने ऊपर नीचे करना होता है वो आप CSS के थ्रू करते हैं। बाकी तो बात कर रहे थे, ये सारी जो इनपुट्स हैं ये आपको एक लाइन के अंदर ही शो हो रही हैं। अगर आप इनको 1 बाय 1 शो करना चाहते हैं, यानी एक लाइन के अंदर एक, तो वो मोस्टली आप CSS के थ्रू स्टाइलिंग करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बेसिक HTML का कोर्स है, तो आपको इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपने इनपुट के बाद एक BR का टैग लगाना होता है। BR का जो टैग है ये बेसिकली एक, इसको कहते हैं ब्रेक। इसका मतलब है ब्रेक लगाना, यानी कि इस टैग के बाद, इनपुट के बाद यहाँ पे एक ब्रेक लग जाएगी और ये नेक्स्ट लाइन से आगे शुरू हो जाएगा इसी तरह। तो ये ब्रेक आप कोड के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको हर इनपुट के बाद एक ब्रेक लगा दूँ तो ये सारी जो है ना अलग अलग लाइन के अंदर शो होंगी। इसी तरह आप देख सकते हैं ऐसे। तो लेबल जो है ना इसके आगे भी लगा देते हैं BR। ये देखें अब हर चीज़ जो है ना एक लाइन के अंदर शो हो रही है। तो ये यूज़ होता है ब्रेक्स का। बाकी अब इसके आगे हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया और बटन्स का, ठीक है जी। फॉर्म हमने देख लिया, इनपुट हमने देख लिया, लेकिन इनपुट का आपको मैं बता दूं कि इनपुट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। हमने तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल और नंबर को डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं जो कि आप गूगल पे मज़ीद एक्सप्लोर कर सकती हैं। क्योंकि मैं आपको बताया था कि आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो कि मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम मज़ीद फजूल जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी हो सकता है कभी आपको इनके अलावा भी किसी टाइप की ज़रूरत पड़ जाए, जो कि हो सकता है मे बी या इनपुट टाइप फाइल हो सकता है। उससे क्या होता है जी, उससे आप ये देखें अपने कंप्यूटर में एक फ़ाइल चूज़ करते हैं, ये भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे
कलर हो सकता है, ठीक है, कलर आप चूज़ करते हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, इसको आपने एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं HTML इनपुट टाइप्स, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल, यहाँ पे जाके मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो खोल जाओ ये, हाँ जी, ये देखें इनपुट टाइप बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, यानी कि हर तरह की ये तकरीबन कोई 15 से 20 किस्म की ये इनपुट्स टाइप हैं जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है इनपुट टाइप बटन, अब ये क्या चीज़ है जी, बटन किधर गया, ये रहा बटन जो है ना वो कहीं अंदर चला गया। अब यहाँ पे आप रखें सबमिट। अगर आपने सबमिट या बटन इनपुट टाइप यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको वैल्यू भी देनी पड़ती है। अब वैल्यू का क्या मतलब है, यानी कि बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आपकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू कोई भी, जैसे सेंड मैसेज। तो देखें ये वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये आपका बटन बन गया एक तरह का। लेकिन बटन बनाने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, बटन बनाने का एक और तरीका है जो मैं ये बटन ऐसे सेंड मैसेज टू, ये इसका मैंने नाम अंदर टेक्स्ट लगा दिया, ये देखें ज़रा, ठीक है। दोनों एक तरह के बटन है, फर्क कोई भी नहीं है। तो उसके अलावा जो है अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की, वो भी इम्पोर्टेंट रहता रहा। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर जो हम कंटेंट का फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर टेक्स्ट एरिया लाजमी होता है, जिधर हम एक बड़ा सा मैसेज जो है ना वो इनपुट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए आपने टेक्स्ट एरिया लिखना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है इसका क्या नेम रखना है, नेम हम इसका रख देते हैं मैसेज, और आईडी जो है हम फिलहाल कोई भी नहीं दे रहे। तो कॉलम इसके रख देते हैं 30, बहुत ज़्यादा हम इसके 15 कॉलम्स, और रो जो है ना वो 10, चलिए ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं। इसके अंदर कोई जो है ना हमें चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो टेक्स्ट एरिया ये इस तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका ये जो है ना हम जितना मर्जी बड़ा यहाँ छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि ये हम एक इसको ना फिक्स कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जो है हाइट ले सकता है, कितनी विड्थ ले सकता है, वो चीज़ें हम जो है ना सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बटन को दे दिया, इसको भी दे दिया, सारा ये जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। तो आगे जी हम बात करेंगे टेबल सी। टेबल बेसिकली है क्या, आपको मैं एक टेबल की एग्जांपल दे देता हूँ। टेबल जो है मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है, हाँ ये बेसिकली ये चीज़ है, इसको टेबल कहते हैं, ठीक है। ये टेबल है और ये जो हम कहते हैं टेबल सेल। तो आइए चलें इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा कोड, ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर जो है ना वो आपको दो चीज़ें समझने वाली हैं। टेबल के अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है टेबल रो को, TR का टैग, ठीक है। ये आपकी टेबल की पहली रो होगी। अब इसके अंदर जो आपने वो आपको मैं बताया ना टेबल सेल जो होता है उसको यहाँ पे कहते हैं टेबल डाटा। तो आप इस टेबल के इस रो के अंदर जितना टेबल डाटा यानी जितने सेल बनाना चाहते हैं उतने आपने TD के टैग लगा देने हैं इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ सेल 1 और इसी तरह 2-3 और सेल बना लेते हैं, सेल 2, सेल 3। अब ये आप देखेंगे कि ये सीधे आपको एक रो के अंदर नज़र आएंगे यहाँ पे इस तरह। अब ये आपको इसी तरह टेबल के अंदर क्यों नहीं शो हो रहे, उसकी वजह ये है कि वो बॉक्स आपको कैसे शो होंगे। अब बेसिकली वो जो बॉक्स है ना उसको हम कहते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर आपने लगा के 1 पिक्सल कर देना है। 1 पिक्सल है इसकी जो बॉर्डर की जो विड्थ होगी ना, तो उसको हम 1 पिक्सल में दे के देखते हैं। देखें 1 पिक्सल के साथ ही इसका बॉर्डर लग चुका है। तो ये एक रो के अंदर तीन सेल्स जो हैं वो हमने लगाए हैं। अब हम एक और रो जो है ना लगा के देखेंगे। दोबारा टेबल रो का टैग लगा के इसके अंदर TD हम लिखते हैं TD डाटा 1 और डाटा 2, डाटा 3 ID वेबसाइट। ये देखें ये इसी हमारी रो 1 ये रो 2 हो गई। तो इसी तरह आप जो है ना टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपना डाटा।
तो बढ़ते हैं आगे फिर अपने अगले स्टेप की ओर। हमारा ये जो है ऑलमोस्ट टेक्स्ट कंटेंट के टैग्स चैप्टर 2 टेक्स्ट कंटेंट टैग्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे आता है जी चैप्टर 3 हमारा मीडिया कंटेंट टैग्स, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर क्या है जी, मीडिया कंटेंट। मीडिया से आप समझ रहे होंगे कि मीडिया का मतलब है इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस। तो अब हम इमेजेस लगा के देखें। वीडियो और ऑडियो तो आपने किसी ये सिर्फ वो कोर्स है कि जो आप एक नॉर्मल वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये यूज़ करेंगे इमेज का टैग। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे इमेजेस को कैसे लगाते हैं अपनी HTML की फाइल के अंदर। तो आते हैं सबसे पहले अपने कोड के अंदर, और ये टेबल का जो टैग है ना, इसके लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह आप एक्सप्लोर करते रहेंगे। जैसे जैसे हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी इमेजेस को यूज़ करने के लिए इमेज का टैग लगाते हैं। IMG का टैग होता है, IMG लिख के एंटर करेंगे। और यहाँ पे सोर्स का क्या मतलब है, सोर्स और आल्ट, ये चीज़ें समझने वाली हैं। अब सोर्स का जो है ना, इसके अंदर आप देते हैं वो फाइल जो कि आपने यहाँ पे इमेजेस शो करवानी है। अब जो आपने इमेज यहाँ पे लगानी है वो कैसे लगवाएंगे, उसके लिए आते हैं जी हम कोड के अंदर। ये जो फोल्डर है हमारा HTML का, कहाँ पे गया, यहाँ पे था हमारा ये वाला। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोई आपने इमेजेस लगानी है तो कैसे लगानी है, सबसे पहले वो आपने इमेजेस यहाँ पे ले आनी है अपनी। यहाँ पे मैं सबसे पहले नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एक फ़ोल्डर इमेज नाम का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इमेज हम पहले लगाएंगे। तो मैंने एक इमेज जो है को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप भी कोई ना कोई इमेज जो है ना यहाँ पे अपनी जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लाजमी लगाएं। तो इसको मैं पहले रीनेम कोई आसान सा नाम रख देता हूँ, उसका इमेज 1, ठीक है, या पिक्चर 1.png। तो ये इसका नेम है। तो सोर्स की जगह हमने इसका जो है ना फाइल का पाथ दे देना। ये इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इमेज के अंदर हमारी ये इमेज के फोल्डर के अंदर हमारी इमेज पड़ी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे image/picture1.png, ठीक है जी। ये आपने इसका पाथ जो है वो बिल्कुल ठीक दे दिया। अगर आपने ये फ़ोल्डर ना बनाया होता, बिल्कुल इंडेक्स की फ़ाइल के साथ ही इमेज रखी होती, तो आपने ये जो है ना, आपने इतना पाथ फिर लगाने की ज़रूरत नहीं थी आपको। बाकी हमने फ़ोल्डर बनाया इसीलिए हमने ये पाथ लगा दिया ऐसे। ये हो गया पाथ। तो अब चलते हैं ब्राउज़र के अंदर क्या हमें शो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारी इमेज जो है ना ब्राउज़र के अंदर आ चुकी है। अब बाकी ये डिस्कस करते हैं आल्ट क्या है। आल्ट का बेसिकली मतलब ये है कि अल्टरनेट यहाँ पे टेक्स्ट क्या होना चाहिए। अगर हमारी इमेज किसी ना किसी वजह से शो नहीं होती तो हमारा यहाँ पे आल्ट की जगह अल्टरनेट टेक्स्ट वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या कोई भी पिक्चर 1, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो बेसिकली हमें तो ये शो नहीं होगा पिक्चर 1। ये तब शो होगा जब आपका फॉर एग्जांपल कोई ना कोई पाथ के अंदर एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका नेम चेंज कर दिया, तब यहाँ पे पिक्चर 1 जो है ना हमारा आल्ट वाला टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। तो बेसिकली इसी तरह जो है ना आल्ट काम करता है। उसके अलावा अगर आप इस पिक्चर की हाइट विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी बेसिकली मोस्टली जो है ना डेवलपर्स CSS के थ्रू करते हैं। लेकिन बेसिकली ये हमारा HTML का कोर्स है तो हम उसके थ्रू भी करना सीख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे विड्थ का लगाना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम विड्थ अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। हम विड्थ परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं और विड्थ जो है पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ को अगर कर देता हूँ 100%, तो ये पूरे जो वेबसाइट का है ना पेज उसके बराबर हो जाएगी इसकी विड्थ। यानी ये देखें इसकी जो चौड़ाई है पूरी वेबसाइट के बराबर हो चुकी है। और अगर मैं 100 पिक्सल में करूँ तो 100 पिक्सल करके देखते हैं। 100 पिक्सल, ये 100 पिक्सल इतना होता है, तो ये इतनी छोटी हो चुकी है। इसी तरह आप इसकी हाइट जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट तो इधर मैं लिख देता हूँ 250 पिक्सल। इमेज थोड़ी स्ट्रेच होगी लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें आप 100 पिक्सल इसकी विड्थ होगी और 250 पिक्सल इसकी हाइट हो गया। तो इस तरह आप जो है ना इमेजेस के साथ डील कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर। अब करते हैं आगे बात वीडियो के टैग की।
वीडियो का जो टैग है वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो लिखेंगे। अब इसके अंदर आपने सोर्स दे देना है। इसका सोर्स क्या है आपको मैंने बताया, जैसा कि इमेज का सोर्स था इमेजेस के अंदर picture1.png, इसी तरह आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर आप मूवी 1.mp4 या कोई भी उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो शो हो जाएगा वेबसाइट के अंदर। बेसिकली ये चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती, तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। बाकी अगर आपने ऑडियो का टैग लगाना है उसके लिए भी ऑडियो उसका सोर्स देंगे तो वो भी जो है वेबसाइट के अंदर विजिबल हो जाएगी। तो चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो फाइनल जो हमारा लास्ट चैप्टर है HTML के अंदर वो है मोस्टली यूज्ड HTML टैग्स, यानी HTML के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग्स हैं वो। तो मोस्टली यूज़ HTML टैग्स के अंदर बेसिकली वो टैग्स जो कि हम बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम उसका जिक्र करेंगे इस हमारे आखिरी चैप्टर के अंदर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपनी इसके अंदर। अच्छा जी, तो सबसे पहले नंबर पे जो है ना टैग जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हेडर का। हेडर का टैग लगाया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी तक वेबसाइट के अंदर कुछ शो नहीं हुआ, क्योंकि हेडर एज आ जो है आप समझ लें कि हेडर कहते हैं नैब बार को। बेसिकली आपको ये जो हमारी वेबसाइट के अंदर भी आप देख सकते हैं ना, जो नैब बार आपको नज़र आती है ये वेबसाइट ओपन की, ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर ये जो नैब बार होती है इसको हम हेडर बोलते हैं और इसको हम नैब भी बोल सकते हैं। और ये जो हमने हेडर यूज़ किया हम इसको नैब भी कह सकते हैं। नैब और हेडर ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, कोई इनमें फ़र्क नहीं है। तो ये जो जितना भी ये कंटेंट होता है ये हम नैब के टैग के अंदर लगाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए होता है कि हमारी जो वेबसाइट का नैब बार है वो हमारे नैब के टैग के अंदर होता है। लेकिन आप नैब की जगह अगर आप डिफ का टैग भी यूज़ कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये ऑलमोस्ट सारे टैग एक ही जैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन कौन सा टैग है हमारे पास। सेक्शन का टैग है और फुटर का टैग है, ठीक है, और डिव का टैग भी है। तो ये जितने भी टैग हैं आपको मैं सारे लगा कर दिखा देता हूँ। फुटर ये जो हमारा वेबसाइट के लास्ट पे होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये जो लास्ट के ऊपर होता है ना, ये जैसे ये लिखा हुआ है ये हमारी वेबसाइट का फुटर होता है। तो फुटर का टैग हो गया, डिव का टैग हो गया, नैब का हो गया और हेडर का हो गया। देखें ये जो जितने भी टैग है ना इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला टैग है डिव का। डिव का टैग ये है, इसको मैं ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये जितने भी टैग हैं ना ये बेसिकली डिव की तरह ही काम करते हैं। अब डिव का टैग क्या है, अब ये आप चीज़ समझने वाली है। डिव का टैग एक खाली जो है ना आपके कंटेंट को रैप करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने वेबसाइट के अंदर इमेज लगानी है तो आप डिव के अंदर लगाते हैं उसको ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट के अंदर कोई 2-3 पैराग्राफ लगाने हैं एक ही सेक्शन के अंदर तो आप उसको भी डिव के अंदर ऐप कर सकते हैं, ठीक है। H1 कर दिया फलाना फलाना जो भी आपने हेड बनाना फिर पैराग्राफ, ठीक है, या आप एक ही डिव के अंदर लगा सकते हैं। तो या फिर आप इसका डिव का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह आप सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काम तो सबका सेम ही है। लेकिन ये नाम सेक्शन, हेडर, नैब, फुटर ये बनाने का क्या मकसद है? ये बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जब आप कोई बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको पता होता है हेडर का टैग देख के आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे इसका नैब बार होना चाहिए। इसी तरह नैब का या हेडर का टैग इन दोनों में से एक आप यूज़ करते हैं तो ये आप देख के समझ जाते हैं कि यहाँ टैग के अंदर हमारी जो नैब बार है उसका कंटेंट मौजूद है। इसी तरह आपको जब फुटर का टैग नज़र आता है ये हर वेबसाइट के लास्ट पे होता है, तो आप वो भी समझ सकते हैं कि हम जो है वेबसाइट के लास्ट पे फुटर के कंटेंट के पास आ गए हैं। तो इसी तरह जो सेक्शन है ये बेसिकली होता है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि ये एक सेक्शन है जिसके अंदर पूरा जो है ना हमने पूरी इसकी हाइट ले लिया वेबसाइट की, तो उसके अंदर इमेज लगाई है। ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा सेक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा तीसरा सेक्शन हो गया। अब ये सेक्शन की क्या चीज़ है ये भी आपको मैंने बताया कि सेक्शन जो है वो बिल्कुल डिव की तरह काम करता है। ज़रूर
ये आप CSS के बगैर यूज़ कर ही नहीं सकते। ये आपको ये जो जितने भी टैग आपको बताए हैं, चाहे वो हेडर है या वो नैव है या वो फूटर है या फिर वो सेक्शन है, ये बेसिकली जितने भी टैग है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो रह गया डिव। जितने भी टैग्स हैं ना, ये आप बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी CSS के साथ। विदाउट CSS ये टैग्स कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको HTML में यूज़ करेंगे तो ये आपको वेबसाइट के अंदर विजिबल नहीं होने वाले। देखें, अभी कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा। अभी देखेंगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 1, और एक मैं हेडिंग जो है ना अपने हेडर के अंदर भी हेडिंग जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ, H1 हेडिंग 1। अब आप देख रहे हैं दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक ही साइज़ में, एक ही तरह के शो हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि हेडर का क्या फिर फ़ायदा हुआ जब दोनों का साइज़, दोनों का जो है स्टाइल दोनों का सेम है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हेडर, नैव, फूटर, सेक्शन, डिव, ये जितने भी टैग्स हैं ये आपको CSS के साथ यूज़ करेंगे तभी आपको इसका जो है वो फ़ायदा होगा। बेसिकली ये टैग्स जो हैं वो है तो HTML का पार्ट है, लेकिन ये आप यूज़ तब करते हैं जब आपने CSS के साथ इम्प्लीमेंटेशन अपनी वेबसाइट के अंदर करनी होती है। अगर आपने CSS का यूज़ नहीं करना अपनी वेबसाइट के अंदर तो ये चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। ये जो जितने भी टैग हैं ये आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम जो टैग्स हैं इनको दोबारा डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर कैसे स्टाइलिंग्स जो है अप्लाई करते हैं, कैसे इनको जो है ना एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ देकर अपना काम करते हैं, तो हम वो चीज़ें समझेंगे। तो ये आप समझ रहे हो ये मैंने कैसे किया। अब इसका भी बता देता हूँ, ये चीज़ रह गई थी। अब ये जो टेक्स्ट एक हेडलाइन की तरह लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मार्की टैग। क्योंकि यूज़ नहीं होता तो इसलिए मैंने जो है ना वो आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। अब मार्किंग अंदर आप जो भी लिखेंगे ना वो आपका ऐसी वेबसाइट के अंदर मूव होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हसीटेक HTML कोर्स, ठीक है जी, ये चीज़ मैंने लिखी। अब आप वेबसाइट पर देखेंगे तो ये चीज़ जो है ना ऐसे मूव कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये मार्की का टैग काम करता है। तो बाकी जो आपने इसके एट्रीब्यूट्स देखे हैं, डायरेक्शन, आप इसको आप कर सकते हैं। बिहेवियर को छोड़ दें, ये फजूल है। स्लो डाउन, ये वो, ये देखें आप जो है ना ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर इसको मैं राइट कर दूं तो ये राइट टू लेफ़्ट जो है ना वो मूव करेगा ऐसे। अगर इसको मैं लेफ़्ट कर दूं तो ये लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करेगा। तो ये इस तरह जो है ना मार्की का टैग काम करता है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो HTML कोर्स है तो यहाँ तक कितना बिल्कुल बेसिक सा पार्ट। अब अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपने सिर्फ गूगल पे सर्च करना है HTML का कोई भी टैग जिसके बारे में आप मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं। फॉर एग्जांपल HTML इमेज टैग, अब आप इतना सर्च करेंगे तो आपको ना इसके जितने भी ऑप्शन होते हैं देखें, ये सोर्स, आल्ट, विड्थ, हाइट जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। बाकी अगर आप इसके अलावा कुछ देखना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें दे सकते हैं। ये आल्ट, क्रॉस रीजन, हाइट, आइस मैप, लोडिंग, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सिर्फ इतनी हैं, ठीक है। सोर्स, उसका आल्ट, उसका विड्थ, उसका हाइट। अच्छा जी, इसी के साथ ही आप कोर्स को एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि एक सिर्फ कोर्स देखने से आपको ये चीज़ नहीं आ सकती। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से इसको वेबसाइट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, एटलीस्ट आपने जितना काम मैंने किया है, जो टैग्स मैंने लगाए हैं, जैसे मैंने एक फ़ाइल बना के इसको रेंडर किया ब्राउज़र के अंदर, जो फाइल मैंने ओपन किया, कम से कम आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आप कह सकेंगे कि मुझे HTML आती है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के ये कहेंगे कि हाँ ठीक है मुझे समझ लग गई है, तो ये बेसिकली एक गलत फहमी है जो कि हर प्रोग्रामर शुरू में करता है। तो आपने अगर ये वीडियो सारी देख ली, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, तो अब आपको चाहिए कि इस तरह HTML की एक अपना डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके अंदर आप अपना नाम लिखें, अपनी CV बनाएं, ठीक है। आगे इंशाल्लाह CSS के हम वीडियो बनाएंगे तो उसको
अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब मैं CSS का कोर्स अपलोड करूं इसी वीक के अंदर तो इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसके हासिल कर सकें।